नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें एसडीएम और सीओ भी शामिल हैं। बता दें कि हाथरस मामले में भगदड़ के कारण 122 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान युवक की कथित लिंचिंग मामले में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने की बजाय 2 पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज कर दिया है। दोनों पत्रकार मुसलमान हैं। उनके ऊपर दंगा फैलाने के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा का विरोध किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी का रूस जाना और एक तानाशाह यानी व्लादिमीर पुतिन का गले लगाना बहुत ही निराशाजनक है। हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को बनाया है, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, और बीजेपी ओबीसी प्लस ब्राह्मण का एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही है। मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से लोकसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। कल 10 जुलाई को पंजाब की जालंधर सीट पर बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है। उससे पहले तीनों ही पार्टियां बीजेपी, आप और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर अलग अलग आरोप लगा रही हैं। साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स वोट हासिल करने के लिए सूट बांट रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के वर्कर्स ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के लोग दारू भी बांट रहे हैं। हरियाणा में लहंदे पंजाब से उजड़कर आए 4 सिख परिवारों के करनाल में घर तोड़ दिए गए हैं। एसजीपीसी की टीम ने वहां पर विजिट की है और उनको तत्काल 1-1 लाख रुपए की सहायता दी है और सरकार से मांग की है कि उनको इस किस्म का कदम नहीं उठाना चाहिए था और उनके पुनर्वास की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक 1 महीने पहले 9 जून को बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली थी। आज उनके पूरे इस तीसरे कार्यकाल का 1 महीना हो गया है। इनके इस 1 महीने में बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, बल्कि सवालों से बचने की कोशिश की है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हाथरस का मामला हुआ था, जिसमें हम सबको पता है कि एक सत्संग के दौरान स्टैम्पेड हो गया था, यानी कि भगदड़ मच गई थी। उसमें 122 लोगों की मौतें हुई थी। उसमें लगभग 100 के आसपास महिलाएं और बच्चे थे। तो एक हिसाब से बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी दुर्घटना थी। और उसमें ये समझ में आया था कि जो प्रशासन है वो बिल्कुल ढिलाई बरत रहा था। उन्होंने उस हिसाब से इंतजामात भी नहीं किए थे जिस हिसाब का वो फंक्शन था, जितनी उसमें गैदरिंग हुई थी। उसको लेकर एक एसआईटी बैठाई गई थी। एसआईटी ने अपने 850 पन्नों की रिपोर्ट सौंपते हुए कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको निलंबित करने की बात कही थी और सरकार ने उसको मान लिया है। और एसडीएम समेत सीओ समेत 6 जो सरकारी अधिकारी हैं उनको निलंबित किया गया है। लेकिन इसमें जो अखिलेश यादव हैं या फिर राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी इस घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कई सारे जो श्रद्धालु थे उनकी मौतें इस वजह से हुई क्योंकि उनको अस्पताल में इलाज नहीं मिल सका। और उत्तर प्रदेश में जो अस्पतालों की स्थिति है, इमरजेंसी वार्डों की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। इसलिए उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई भी अपना जवाब नहीं दिया है। उससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो वो है भारतीय न्याय संहिता के बारे में, यानी कि जो 1 जुलाई से भारत में नए कानून लागू हुए हैं उनके बारे में। मैंने आपको पिछले शनिवार को एक इंटरव्यू भी सुनाया था एक वकील के साथ, सारिम नावेद के साथ, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में अब नए किस्म के कानून लागू हो चुके हैं। हम सबको पता है कि सीआरपीसी और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ले चुकी है और उसी के तहत एक मुसलमान युवक की कथित मॉब लिंचिंग हुई थी। उसको जब 2 पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे तो वो दोनों मुसलमान थे। उन दोनों मुसलमान पत्रकारों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी कि पुलिस ने जो अपराधी थे उनको पकड़ने की बजाय जो पत्रकार उसको रिपोर्ट कर रहे थे नए कानूनों के तहत उनके ऊपर एफआईआर कर ली है। और इसको लेकर जो प्रेस की बॉडीज हैं, जो पत्रकारों की जो संस्थाएं हैं, चाहे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो या फिर वुमेन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, इन दोनों संस्थाओं ने इसकी एक हिसाब से निखेधी भी की है और मांग की है कि इन पत्रकारों के ऊपर से ये धाराएं हटाई जानी चाहिए। उनके दोनों पत्रकारों के ऊपर ये पुलिस कह रही है कि तो फेक न्यूज़ फैला रहे थे, तो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे उस घटना को लेकर, इसलिए उन पर दंगा भड़काने जैसी धाराएं उन दोनों पत्रकारों के ऊपर लगा दी। एक का वसीम अकरम त्यागी नाम है और एक जो पत्रकार हैं, एक इनमें से वसीम अकरम त्यागी हों या फिर जाकिर अली त्यागी तो पहले भी जेल में यूपी पुलिस डाल चुकी है उनको, और इसी किस्म के मामलों में उनको जेल में डाला गया था। तो ये एक मोटा मोटा पत्रकारों की जो स्थिति है नए आपराधिक कानूनों में,
वो हम सबको पता है कि कैसे होने वाली है। पत्रकार जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे होंगे उनके साथ यही बर्ताव पुलिस का अब आगे देखने को हमको मिलेगा। इससे हम अगर अगली खबर की बात करें तो नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के ऊपर है। हम सबको पता है कि 3 दिन के विदेश दौरे पर नरेंद्र मोदी निकले हैं। वो 17वीं बार पुतिन से मिल रहे हैं रूस में जाकर, और वो फिर कुछ टाइम ऑस्ट्रिया में भी बिताएंगे। जब वो रूस में पहुंचे तो उसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक ट्वीट आया। जेलेंस्की ने कहा कि नरेंद्र मोदी, जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्लेम करने वाली कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, वो एक तानाशाह के देश में जा रहे हैं और तानाशाह को गले लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है, उन्होंने इसको निराशाजनक कहा है। और आपको बता दें कि जो जेलेंस्की की स्टेटमेंट आई है उससे, और जो नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं उससे कुछ घंटे पहले ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइल दागी थी। उसमें 36 लोगों की मौत होने की, बहुत सारी मिसाइलें दागी थी, तो 36 लोगों की मौत होने की खबरें हमें लगातार मिल रही थी। तो उसी दौरान नरेंद्र मोदी पहुंचे, इसलिए जेलेंस्की का जो गुस्सा है वो अपनी जगह पे ठीक हो सकता है, और जेलेंस्की ने उसका विरोध किया है। नरेंद्र मोदी के रूस यात्रा का एक हिसाब से विरोध किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार तो जेलेंस्की से भी बात करते हैं, दूसरी तरफ वो पुतिन से भी बात करते हैं। तो ये आज तक जो फॉरेन मुल्क हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, खासकर यूरोपियन मुल्क, उनको यही समझ में नहीं आया है कि नरेंद्र मोदी किस कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाना चाहते हैं, किसके साथ बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें जियोपॉलिटिक्स में बहुत मैटर करती हैं। अगर हम अगली खबर की बात करें तो वो हरियाणा से आई। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है थोड़ी सी। उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नए बनाए हैं। जो मोहनलाल बड़ोली हैं सोनीपत से, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का लगाया गया है। यानी कि जो ओबीसी हैं वो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने ब्राह्मण बना दिया। तो एक हिसाब से जो बीजेपी की एक हिसाब से हरियाणा में रणनीति रहेगी वो यही रहेगी। उनको पता है कि जाट वोट बैंक उनके साथ आ नहीं रहा, सिख वोट बैंक उनके साथ आ नहीं रहा, मुसलमान वोट बैंक उनके साथ आ नहीं रहा, और जो दलित वोट बैंक है वो भी बहुत हद तक संविधान के मुद्दे पर उनके साथ नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने जो एक हिसाब से सवर्ण जातियां, उसमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और फिर जो ओबीसी जातियां हैं, उनके वोटों को कंसोलिडेट करने की एक रणनीति तैयार की है। उसी के तहत मोहनलाल बड़ोली को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जबकि मोहनलाल बड़ोली की सच्चाई हम सबको पता है कि वो जो सोनीपत से लोकसभा का चुनाव, जो अभी बीते लोकसभा चुनाव हुए हैं 2 महीने पहले ही, उसमें वो सोनीपत से लोकसभा का चुनाव भी हार गए, फिर भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये एक हिसाब से ब्राह्मणों को खुश करने के लिए और ब्राह्मण वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में चाल चली है। उससे हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो जालंधर बाई इलेक्शन के बारे में। हम सबको पता है कि कल जालंधर में बाई इलेक्शन है और जालंधर वेस्ट से ये चुनाव होने जा रहा है। वहाँ पर जो साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो भी कैंप कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और भी कांग्रेस के कई धुरंधर वहीं पे पड़े हैं। उसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग वो भी हैं। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी पूरी जोर मार रही है। और जो आम आदमी पार्टी के तो जो एक हिसाब से पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी लगातार वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, लगातार वो वहाँ से एक हिसाब से रैलियाँ कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले भी वो एक रैली कर रहे थे, सिर्फ कुछ टाइम बचा हुआ था, उस समय भी वो जब प्रचार कर रहे थे तो अपने वर्करों को ही वो धमकाने भी लगे स्टेज से कि हमारे स्टेज के पास मत आओ, हम कोई चेयरमैनों वाली पार्टी नहीं है, आप किसी दूसरी पार्टी में जाओ। इस किस्म की वीडियो भी वायरल हो रही हैं। लेकिन सबसे जो चीज़ें मीडिया में हाईलाइट हो रही हैं अभी, क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है, वो ये हो रहा है कि जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने कोई स्कॉर्पियो पकड़ ली है शराब की, कह रहे कि ये आम आदमी पार्टी वालों की है। ऐसे ही एक गाड़ी आम आदमी पार्टी वालों ने पकड़ ली और कहा कि ये बीजेपी वालों की है, दोनों में शराबें हैं। तो और जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो भगवंत मान के जो वर्कर्स हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, वो सूट बांट रहे हैं वोटें हासिल करने के लिए। तो ये आज पूरी रात यही चलेगा कि कोई किसी की गाड़ियां पकड़ेगा, कोई किसी पे कुछ आरोप लगाएगा। बाकी इलेक्शन कल होना है और जो चुनाव के रिजल्ट आने हैं वो शायद 12 जुलाई को आ जाएंगे। तो 12 जुलाई को क्लियर हो जाएगा कि जो जालंधर का बाई इलेक्शन है वो किसने जीता है। और अभी तक तो जो हमारे डाटा है, हमारे जो आंकड़े हैं, उनमें यही निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज कांग्रेस को है, दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट रहेगा।
हालांकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसकी भी इतनी पतली हालत लोग नहीं कह रहे हैं। तो इसको अभी जो जालंधर का बाई इलेक्शन है उसको क्लोजली वॉच करने की जरूरत है, और बहुत टाइट मैच है, फसवा मैच है, इसलिए 12 जुलाई को ही इसके ऊपर कुछ कहा जाएगा जब रिजल्ट एक हिसाब से डिक्लेयर हो जाएगा। उससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो हरियाणा से आई। हरियाणा में करनाल में जो लहंदे पंजाब से उजड़ कर आए हुए गरीब परिवार थे, उनके घर थे, उनको करनाल के प्रशासन ने, हरियाणा के प्रशासन ने तोड़ दिया था। तो इसलिए वो जो सिख थे, वो जो लहंदे पंजाब से उजड़ कर आए सिख थे, वो बेचारे बेघर हो गई। इसको लेकर एसजीपीसी ने उन लोगों का मुद्दा भी उठाया है, वहाँ पर विजिट भी किया है। जो हरियाणा का लोकल सिख समाज था उसने ये मुद्दा बहुत उठाया, करनाल के लोकल सिख समाज ने बहुत मुद्दा उठाया, इसलिए एसजीपीसी भी इस मामले में आई है। आज 1-1 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से उन परिवारों को देके गई है, चारों परिवारों को, और ये भी कहा है, हरियाणा सरकार से मांग की है कि इनको उनका पुनर्वास हो, यानी कि इनको दोबारा बसाया जाए। आप ऐसे जो दूसरे मुल्क से उजड़ कर आए हुए लोग हैं उनको ऐसे आप उजाड़ नहीं सकते। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप सिख जो दूसरे मुल्क एक हिसाब से लहंदे पंजाब से उजड़ कर आए उनका बहुत सम्मान करते हैं, दूसरा आप उनके साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये एक हिसाब से कहीं ना कहीं गलत बात है। और हरियाणा सरकार को इसमें देखना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए और उन सिखों को दोबारा से बसाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। 9 जून 2024 यानी कि 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली थी, यानी कि आज 1 महीना हो गया है उनके प्रधानमंत्री बने हुए। इस 1 महीने का मूल्यांकन हम सबको कर ही लेना चाहिए कि जो ये पिछला 1 महीना है मोदी काल में वो किस किस्म का बीता है। जैसे ही हम सबको पता है कि भाजपा 4 जून को जब रिजल्ट आ रहे थे तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, जो 400 पार का नारा था वो हवा हो गया था, और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उन एनडीए के दलों की जरूरत थी जिनका नाम पिछले 10 साल में उन्होंने लिया ही नहीं था। फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ी। अगले दिन नरेंद्र मोदी उन सब के साथ फोटोएं खिंचा रहे थे, तो जो तस्वीर उभरी उसमें हरी जैकेट पहने हुए नरेंद्र मोदी खड़े थे और उनके आसपास बगल में चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हो, जयंत चौधरी हो, ऐसे एनडीए के दल जिनका नरेंद्र मोदी नाम ही नहीं लेते थे, बीजेपी बीजेपी मैं चिल्लाते रहते थे, वो सब भी उस फ्रेम में थे। नरेंद्र मोदी के 10 साल पिछले 10 साल आप देखेंगे इस चुनाव से पहले के, तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी अकेले फोटो खिंचवाते थे, फोटो फ्रेम में किसी को नहीं आने देते थे। और 4 जून को जो नतीजा रिजल्ट आए उसमें उन सब के सपोर्ट के बिना सरकार बन नहीं सकती थी, इसलिए 5 जून को जो फोटो उतरा, फोटो जो खिंचा, उसमें सारे दलों के लोगों को शामिल किया गया, यानी कि अब वन मैन शो, पता है ये साफ हो चुका था कि नरेंद्र मोदी का वन मैन शो नहीं रहने वाला है। उससे अगली जो एनडीए की बैठक हुई उसमें नरेंद्र मोदी को संविधान को अपने माथे पे लगाना पड़ा और उसकी तस्वीरें वायरल करवानी पड़ी। उसका रीजन यही कि कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया था कि बीजेपी अगर पावर में आई तो संविधान को खत्म कर देगी और हिंदू राष्ट्र बना देगी, रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। इससे जो दलितों का जो वोट बैंक था वो काफ़ी, जो इंडिया ब्लॉक था वो खींचने में कामयाब रहा, कांग्रेस जो अलायंस था वो खींचने में कामयाब रहा, इसलिए बीजेपी एक बैकफुट पे थी। और नरेंद्र मोदी को जो दूसरी तस्वीर अपनी खिंचवानी पड़ी इलेक्शंस के बाद, वो संविधान को माथे पे लगाते हुए की खिंचवानी पड़ी थी। और उसके बाद फिर एनडीए की नई परिभाषा भी लोग कहने लगे। एनडीए को बोला जाने लगा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, एनडीए की फुल फॉर्म जो कहा जाता है ये है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, यानी कि जो ये सरकार है वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी आई। ये सब हो ही रहा था, वो अपनी सरकार बचाने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी नीट जो मेडिकल की परीक्षा है उसके पेपर लीक की खबरें चलने लग गई। उसको लेकर भी सरकार की खूब सारी फजीहतें हुई, बहुत सारे जो बच्चे थे वो परेशान हुए। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया और वो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। तो ये सब हो रहा था और ये सब घट रहा था। और एक हिसाब से जो भारत में हीट वेव आई, जो लू चली, उस दौरान भी बहुत सारे कर्मचारियों की, पुलिसकर्मियों की मौतों की खबर आने लगी, यानी कि हीट वेव से बचने की भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं कर रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी आप शपथ लेने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ एक हिसाब से कम तैयारी के कारण, सरकार की कम तैयारी के कारण लोगों की जानें जा रही थी। बहरहाल 9 जून को उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन हम सबको पता है कि बहुत सारी घटनाएं
घट रही थी उसमें कश्मीर में जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर भी हमले हुए। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इन्होंने 370 हटाकर नए कश्मीर का सृजन किया है, नए कश्मीर में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हम सबको पता है कि कश्मीर के अंदर अभी भी जो वहाँ के मिलिटेंट्स हैं वो सक्रिय हैं और वो एक हिसाब से अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। जो कश्मीर की खुद मुख्तियारी की जो मूवमेंट है उसके ऊपर मैं कभी अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि वो किस किस्म की है। मैं खुद कश्मीर में रहा हूँ 3 महीने, मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग भी की है, तो उस मूवमेंट को मैं ढंग से जानता हूँ। और एक हिसाब से जो इंडियन स्टेट दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ तो पीस कायम हो गया है, वहाँ तो कोई कन्फ्लिक्ट बचा ही नहीं हुआ है, उसका उल्टा हो रहा है। वहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं जो अमरनाथ की यात्रा वगैरह के लिए जा रहे हैं लोग, और वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, इंडियन आर्मी भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। तो एक हिसाब से वहाँ पे वॉर जोन जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। 5 सैनिक आज ही शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी के। ऐसे ही हम बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो वहाँ के मिलिटेंट हैं जो अपनी खुद मुख्तियारी की मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उन युवाओं की भी कईयों की मौतें हुई हैं। तो ये मौतों का जो सिलसिला ये दोनों तरफ से ही चल रहा है। इसका जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है उसको सुलझाने की बजाय नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मुद्दे को और उलझाने की कोशिश की है, उसी का रिजल्ट हमारे सामने है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो फिर मानसून की एंट्री होती है, तो एक हिसाब से बारिश के कारण हर एक शहर में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। इवन जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी भी एक छत गिर गई, जमशेदपुर के एयरपोर्ट की छत गिरी। उसके अलावा बाढ़ में बहुत सारे लोगों की मौत हुई असम में। इवन जो नेशनल पार्क है काजीरंगा, वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो जानवर हैं उनकी भी बहुत सारों की मौतों की खबर है। तो बाढ़ की भी कोई इंतजाम नरेंद्र मोदी ने नहीं किए थे। इसके अलावा हम सबको पता कि 122 लोगों की जान तो स्टैम्पेड में चली गई, भगदड़ में चली गई। प्रशासन ने कोई भी एक हिसाब से काम धाम नहीं किया था, वहाँ पर इंतजाम नहीं किए थे और उसका नतीजा 122 लोगों की जानें गई हैं। उस पर भी नरेंद्र मोदी चुप रहे। मणिपुर की घटना को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को विजिट नहीं किया है और लगातार मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी नरेंद्र मोदी की चुप्पी रही। तो जो इनका ये एक हिसाब से हम कहें कि जो ये पहला 1 महीना बीता है, इसमें अनेकों सवाल उनके सामने आए। युवाओं के भविष्य का आया, रोजगार से लेकर जो नीट की परीक्षाएं थी या पेपर लीक थे उनकी बातें आई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही हम बात करें तो हीट वेव की जो एक हिसाब से पर्यावरणीय नुकसान थे, यानी कि हीट वेव से लोगों की मौत हो या फिर बाढ़ से लोगों की मौत हो, उस पर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। कश्मीर में जो एक पूरा मूवमेंट चल रहा है और मणिपुर में जो मूवमेंट है, जो आपस में 2 समुदाय लड़ रहे हैं, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला, एकदम चुप्पी साधे रहे। ऐसे ही हम बात करें कि जो मानसून का जो सत्र शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि विपक्ष जब ये सारे सवाल उठाएगा तो नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। राहुल गांधी ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन ये सब सवाल उठाए भी, लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उनको एंटी हिंदू पोर्ट्रे करने की कोशिश की और वो उनका अपना एक तरीका है। अग्निपथ को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन उन्होंने उन सवालों को भी टाल दिया। तो एक हिसाब से उनके सामने बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी चुनौतियां आई, उन्होंने इन सब को टालना सही समझा और आखिर में वो विदेश यात्रा पर निकल गई, रूस और फिर ऑस्ट्रिया, यानी कि वो अपने पीआर के लिए निकल गए हैं। अब देश में वो दिखाएंगे कि देखो नरेंद्र मोदी की तो फॉरेन कंट्रीज में कितनी डिमांड है, कितने बड़े नेता हैं। तो ये गोदी मीडिया के चैनल लगातार ये कर रहे हैं। तो 1 महीना एक हिसाब से उनका इसी किस्म का था, बहुत सारे सवाल उनके सामने थे, बहुत सारी चुनौतियां थी। इवन जो किसान आंदोलन है वो भी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स पर चल रहा है, उसका निपटारे की ओर भी नरेंद्र मोदी नहीं बढ़े। तो उन्होंने सारी अपने सवालों और चुनौतियों से बचने की सोची और एक हिसाब से वो अब पीआर के लिए बाहर चले गए हैं। तो ये 1 महीना था। और आज मैं एक खबर और दे देता हूँ, मेरा जन्मदिन भी है। मैं मनदीप पूनिया आप लोगों को हर रोज़ ये अपना नाम बताकर अभिवादन कर बुलेटिन सुनाता हूँ रेडियो पर, आप लोग सुनते होंगे, कई बार पंजाबी में, कई बार हिंदी में। तो आज मेरा जन्मदिन है 9 जुलाई को, तो आपके बधाई संदेश मेरे तक लगातार पहुँच रहे हैं ट्विटर और फेसबुक पर, उसके लिए भी शुक्रिया। और कल दोबारा हम मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।